हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एम्पायर। तो फ्रेंड्स, आज है आपका पीजीटी का प्रैक्टिस सेट 7। ऑलरेडी 6 हम कर चुके हैं, तो 7 स्टार्ट करते हैं आज का। तो देखिए यहाँ पर क्या है, डायरेक्शंस आपको दिए गए हैं। पॉइंट आउट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को फाइंड करना है। इसमें कौन सा दिया गया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ही हैज़ डन दिस वर्क हिमसेल्फ। यह कार्य उसने स्वयं किया है, यानी कि हिमसेल्फ, खुद से किया है। तो ये जो हिमसेल्फ है यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है इसको, और ये आपको इसमें पार्ट ऑफ स्पीच को फाइंड करना है कौन सा है। ठीक है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या प्रोनाउन। ठीक है, देखिए हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, और हमें अच्छे से इसको आइडेंटिफिकेशन उसका आइडेंटिफाई करने के जो होता है उसको हमें बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए वो, ताकि हम उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएँ एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको बताना है यहाँ हिमसेल्फ को। तो देखिए यहाँ पर ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, प्रोनाउन है यहाँ पर ये एक। सेकंड देखते हैं, ए पैरट वॉज सिटिंग ऑन ए ट्री। ठीक है, एक पैरट जो है पेड़ पर बैठा है। तो यहाँ पर ऑन जो है ये बताना है आपको क्या है। तो देखिए ये बिल्कुल सिंपल आपका क्वेश्चन है, एकदम प्रेपोजिशन से आपकी है। ठीक है, यहाँ पे प्रेपोजिशंस का काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, देयर इज लिटिल वाटर इन द जार। जार में बिल्कुल थोड़ा सा पानी है। तो यहाँ पर क्या है, लिटिल, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, नाउन या एडवर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो लिटिल है, यहाँ पे वाटर जो है एक नाउन है, और नाउन से पहले आने वाला वर्ड जो होता है हमारा क्या होता है, वो एडजेक्टिव। जो भी वर्ड नाउन से पहले आ जाए उसको हम एडजेक्टिव ही बोलते हैं, वो एडजेक्टिव ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हु इज़ द रियल बेनिफैक्टर ऑफ पिप इन डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशन। रियल बेनिफैक्टर कौन है डिकेंस के, डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस में जो पिप का रियल बेनिफैक्टर है वो कौन है, ग्रेट एक्सपेक्टेशन में। ओके, तो देखिए यहाँ 4 का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका मैगविच होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मैगविच। ओके, ये इसका रियल बेनिफैक्टर होती है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज़ थायरसिस इन द पोएम ऑफ द सेम नेम। थायरसिस कौन है पोएम में बिल्कुल सेम नेम का। तो देखिए यहाँ का राइट ऑप्शन होगा आपका बी, यानी कि ऑर्थर ह्यूज क्लब। ठीक है, 5 में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो ऑर्थर ह्यूज क्लब थे वो थायरसिस है पोएम में सेम नेम से, और ये जो है मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है थायरसिस, और ये आई थी 1865 में। ठीक है, 1865 में इन्होंने इसको लिखा था। एंड ही रोट दिस पोएम टू कॉमेमोरेट हिज फ्रेंड द पोएट आर्थर ह्यूज क्लब। ठीक है, अपने इनका दोस्त था एक आर्थर ह्यूज क्लब, उसको उन्होंने कॉमेमोरेट की है ये पोएम, और जिसकी डेथ हो गई थी इन 1861 में, और तब ये मात्र 42 ईयर्स के थे। कौन, आर्थर ह्यूज क्लब। ये 42 ईयर्स की एज में 1861 में इनकी डेथ हो गई, और उनको इन्होंने थायरसिस जो है डेडिकेटेड की थी, और 1865 में लिखी है इन्होंने फिर। ठीक है, 4 साल बाद उनकी डेथ की। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम एंटरप्राइज। एंटरप्राइज जो पोएम है उसके ऑथर कौन है आपके। तो देखिए यहाँ एंटरप्राइज के जो ऑथर हैं वो है आपके नजीम एज़किल। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा एकदम से। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, मैथ्यू आर्नोल्ड्स रग्बी चैपल कोमेमोरेट्स। मैथ्यू आर्नोल्ड का जो रग्बी चैपल है वो किसको कोमेमोरेट्स है। तो यहाँ पे राइट होगा आपका ए, द डेथ ऑफ हिज फादर। अपनी फादर की डेथ पर उन्होंने ये पर्सनल एलोजी लिखी थी, और उनके पिता का नाम था थॉमस अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड के पिता का नाम थॉमस अर्नोल्ड था। नेक्स्ट देखते हैं, विच वर्क वॉज लेफ्ट इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ हेमिंगवेज सडन डेथ। कौन सा वर्क था जो इनकम्प्लीट रह गया था हेमिंगवे की अचानक डेथ के कारण। तो ये था इनका द गार्डन ऑफ ईडन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। गार्डन ऑफ ईडन जो था इनका इनकम्प्लीट रह गया था वो। ओके, और जो आपके हेमिंगवे है इनका जो बर्थ हुआ था 1899 में हुआ था, और इनकी डेथ हुई फिर 1961 में। ओके, 1961 में इनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं 9, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ हेमिंगवे डील्स विद हिज एक्चुअल डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस ऑफ लव एंड वॉर। इनमें निम्नलिखित नॉवेल्स में से कौन सा हेमिंगवे का कौन सा नॉवेल है जो उनके एक्चुअल डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस से
प्रेम और वॉर, जो उनका लव एंड वॉर था, उसके एक्चुअल डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस के साथ डील करता है। ठीक है, तो ये कौन सा था, ये था इनका सी, अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज। ठीक है, 10 देखिए, वॉट विटमैन्स पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन इज ए सैड पोएम। वॉट विटमैन की जो पोएम है ओ कैप्टन माई कैप्टन एक सैड पोएम है। मॉर्निंग द डेथ ऑफ ए ग्रेट मैन, जो एक ग्रेट मैन की डेथ पर विलाप है। हु वॉज ही, कौन थे वो बताना है, तो वो थे आपके अब्राहम लिंकन। इनकी डेथ पर लिखी गई पोएम है ये ओ कैप्टन माई कैप्टन, जो वॉट विटमैन ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका। और ये अमेरिका के फेमस प्रेसिडेंट थे, आप जानते ही होंगे इनके बारे में। नेक्स्ट देखिए, विच मूवमेंट ऑफ द विक्टोरियन एज, विक्टोरियन एज का कौन सा मूवमेंट है, हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस, जो चार्ल्स डिकेंस के नॉवल पर प्रभाव था देखा जा सकता है विक्टोरियन एज का। ठीक है, तो ये था आपका लिबरलिज्म। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लिबरलिज्म हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस, इनमें इन्फ्लुएंस दिखता है लिबरलिज्म का चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स में। ठीक है, और चार्ल्स डिकेंस का बर्थ हुआ था आपका 1812 में और डेथ हुई इनकी 1870 में। कई बार इनके डेथ और बर्थ भी पूछ लिए जाते हैं आपसे ऑथर्स के। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द अनवैनक्विस्ट, अनवैनक्विस्ट का ऑथर कौन है आपके, तो देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका विलियम फॉकनर। विलियम फॉकनर के द्वारा लिखा गया है ये वर्क। ओके, और ये योकनपतावा जो कंट्री है उसमें सेट था, और ये एक स्टोरी बताता है, जो है स्टोरीज, सर्टोरीज फैमिली की स्टोरी को एक बताता है। हु फर्स्ट अपीयर्ड इन द नोवेल सर्टोरीज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 13, मुल्क राज आनंद अबाउट वन ऑफ हिज फीमेल कैरेक्टर्स सेज। मुल्क राज आनंद जो है अपने एक फेमस फीमेल कैरेक्टर के बारे में कहते हैं, गौरी इज माई ट्रिब्यूट टू इंडियन वुमेनहुड इन विच नोवेल डज गौरी अपीयर्स। तो ये मुल्क राज आनंद का एक नोवेल है जिसमें गौरी नाम का कैरेक्टर अपीयर होता है, तो वो उस नोवेल का आपको नाम बताना है कौन सा है। ठीक है, तो ये है आपका बी, द ओल्ड वुमन एंड द काउ। इसमें आपका गौरी नाम का कैरेक्टर जो है अपीयर होता है। ओके, और ये देखिए आपका मुल्क राज आनंद ने जो था ये 1960 में लिखा था। मुल्क राज आनंद का बर्थ आपका हुआ 1905 में और डेथ हुई इनकी 2004 में। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस उनको ज़रूर मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हु रोट द फॉलोइंग लाइन। ये लाइनें किसने लिखी है, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ बट विद डिलाइट। 14 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी कि शैले। शैले की लाइनें लिखी गई हैं शैले के द्वारा। और जो ये लाइनें हैं ये अब इनकी पोएम है ए लामेंट, उससे ये ली गई है, ए लामेंट से। नेक्स्ट देखिए 15, द एलिजी एडोनिस हैज़ बीन रिटन टू मोर्न द डेथ ऑफ। दो एलिजी है जिनकी एडोनिस, ये किसकी डेथ पर विलाप है जो लिखा गया है, किसकी डेथ पर ये रो रहे होते हैं इसमें, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉन कीट्स। जॉन कीट्स पर इन्होंने एडोनिस को लिखा था और ये इन्होंने लिखी थी 1821 में। ठीक है, जब जॉन कीट्स की डेथ हुई 1821 में, तब इन्होंने ये इनको डेडिकेटेड की थी एडोनिस। ओके, एंड 1822 में तो इनकी खुद भी डेथ हो गई थी पीबी शैले की। पीबी शैले के द्वारा लिखा गया ये एक वर्क है एडोनिस। नेक्स्ट देखिए, हु रोट द पोएम एंडोमियन। एंडोमियन किसके द्वारा लिखा गया वर्क है, ये किसकी पोएम है एंडोमियन, तो ये है आपकी जॉन कीट्स की पोएम एंडोमियन। और एंडोमियन जो पोएम है जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है, जो पब्लिश हुई थी आपकी 1818 में। ठीक है, और ये जो है आपकी राइमिंग कॉपलेट्स में लिखी गई है, आयम्बिक पेंटामीटर में। नेक्स्ट देखते 17, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज रिटन बाय शैली। इनमें से कौन से प्लेस जो हैं शैली के द्वारा लिखे गए हैं, कौन सा प्ले है इनमें से शैली के द्वारा लिखा गया। देखिए द बॉर्डर्स, ये
इनका नहीं है। सेंसी, द सेंसी, ये इनका है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। हाउस ऑफ एस्पेन और मैनफ्रेड इनका नहीं है, ओनली बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके, और ये इन्होंने 1819 में लिखा था ये वर्क, द सेंसी। नेक्स्ट देखिए 18, अपार्ट फ्रॉम टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, लैम्स वर्क फॉर चिल्ड्रन ओनली इंक्लूड्स। अपार्ट फ्रॉम टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, और इनका जो वर्क है ये इनमें राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, द एडवेंचर्स ऑफ यूलाइसिस। नेक्स्ट देखते हैं, द मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कीट्स पोएट्री इज। जो मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है कीट्स की पोएट्री की वो क्या है, तो वो है आपकी सेंसुअसनेस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 20 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स डज नॉट बिलोंग टू द लेक स्कूल। इनमें से कौन सा जो पोएट है वो लेक स्कूल से बिलोंग नहीं करता है, तो वो है आपके कीट्स। कीट्स जो है लेक स्कूल से बिलोंग नहीं करते हैं, बाकी कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ एंड साउदे आपके लेक स्कूल से बिलोंग करते हैं। ओके, लेक पोएट्स के नाम से इन तीनों को जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टोरी इन विच कमला दास रेफर्स टू ए लेस्बियन रिलेशनशिप इज। कौन सी स्टोरी है वो जिसमें कमला दास एक लेस्बियन रिलेशनशिप में उसको उनको रेफर किया जाता है, तो वो है आपका इकबाल। ओके, इकबाल प्ले है, सॉरी इनकी स्टोरी है ये इकबाल, जिसमें इनको लेस्बियन रिलेशनशिप में रेफर किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 22 क्वेश्चन, ए गेम ऑफ चेस द सेकंड सेक्शन इन द वेस्टलैंड इज ऑल्सो द टाइटल ऑफ ए प्ले टू विच T.S. Eliot रेफर्स इन हिज नोट्स, दैट प्ले वॉज रिटन बाई। ये जो प्ले है किसके द्वारा लिखा गया है बताना है, तो ये थे आपके थॉमस मिडलटन। ओके, डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 23, में देखिए, द टाइटल ए गेम ऑफ चेस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम वीमेन बीवेयर वुमेन बाय। वीमेन बीवेयर फीमेन बाय, ये जो टाइटल है गेम ऑफ चेस लिया गया है इस वाले प्ले से, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये है आपका थॉमस मिडलटन, अभी आपको बताया इसमें ऊपर, उनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, 24 देखिए, द वेस्टलैंड इलियट बोरोड द फेमस डा 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 फ्रॉम द डैश उपनिषद। तो वेस्टलैंड जो है इलियट ने बोरो किया है फेमस डा 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 कौन से उपनिषद से, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका डी, बृहदारण्यक। ओके, बृहदारण्यक इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 25, द सिंबल ऑफ द वेस्टलैंड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। जो सिंबल है वेस्टलैंड का वो कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा इसमें सी ऑप्शन, मिस जैसी वेस्टर्न्स फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, यहाँ से आपका सिंबल वेस्टलैंड का लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निज़िम एस्किल वॉज ए या एन। निज़िम एस्किल क्या थे आपके, ब्रिटिश, अमेरिकन, स्विस या फिर जैविस। तो इसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, जैविस पोएट थे आपके, जो निज़िम एस्किल थे जैविस पोएट थे आपके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फॉर विच प्रोफेशन जॉन कीट्स हैड लाइसेंस बट नेवर प्रैक्टिस्ड इट। कौन सा प्रोफेशन था जो जॉन कीट्स को पास जो था उसका लाइसेंस था, किंतु उन्होंने उसकी कभी भी प्रैक्टिस नहीं की थी, तो ये कौन सा था, किसका लाइसेंस था उनके पास, तो फार्मासिस्ट का। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। फार्मासिस्ट की डिग्री होने के बावजूद भी जॉन कीट्स ने उसकी कभी प्रैक्टिस नहीं की थी, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट था वो राइटिंग में था, इसलिए नहीं किया था उन्होंने। नेक्स्ट देखिए, हार्डी इज कॉल्ड ए। हार्डी को क्या कहा गया है, और तो ये इनको कहा गया है रीजनल नॉवलिस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है ऑलरेडी। ओके, और आगे भी आने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन द पोएम डांस ऑफ द इंक्स वेयर वर द इंकस डांसिंग। कहाँ पर डांस कर रहे होते हैं ये, डांस ऑफ द इंकस में। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बीनीथ द फायरी गुलमोहर ट्री। एक फायरी गुलमोहर का ट्री होता है, उसके नीचे ही डांस कर रहे होते हैं, डांस ऑफ द इंकस। ओके, उस वाली पोएम में। नेक्स्ट एक 30, फॉर द लास्ट 30 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ थॉमस हार्डी डिड नॉट राइट। अपने लास्ट 30 ईयर्स में जो थे थॉमस हार्डी ने क्या नहीं लिखा था, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स, पोएम्स या प्लेज। तो क्या नहीं लिखा इन्होंने नॉवेल्स नहीं लिखे थे। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अपने लास्ट 30 ईयर्स में नॉवेल्स को लिखना इन्होंने छोड़ दिया था। नेक्स्ट देखिए, हु रोट द लाइन गॉड्स
गॉड इज़ नॉट इन हिज हेवन, ऑल इज़ रॉन्ग विद द वर्ल्ड। किसने ये लाइनें लिखी है बताना है आपको। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई ये लाइनें हैं। ओके, और ये इन्होंने अपनी जो लाइनें हैं वो टेस्ट ऑफ द डी अर्बरविल्स में से ली गई हैं, और जो थॉमस हार्डी ने अपने 1891 में लिखा था उससे ली गई लाइनें हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड बाय टेनिसन कॉमेमोरेट्स द बैटल ऑफ। देखिए यहाँ पर 32 में जो करेक्ट हो जाएगा वो होगा ए, बालाक्लावा क्राइमिन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 33। विच ऑफ हिज पोएम डिड कीट्स डिस्क्राइब एज ए फॉरवेरियस अटेम्प्ट रेदर देन ए डीड अकम्प्लिस्ड। तो यहाँ पर राइट आपका ए हो जाएगा, एंडीमियन। एंडीमियन पोएट है ये, जिसमें कीट्स ने ये डिस्क्राइब किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 34। द डायनास्ट इज थॉमस हार्डीज। डायनास्ट जो है थॉमस हार्डी का क्या है, ये एक नॉवेल, ऑटोबायोग्राफी, लिरिक या फिर वर्स ड्रामा। तो ये इनका एक जो है वर्स ड्रामा है डायनास्ट थॉमस हार्डी का। नेक्स्ट देखिए अर्नोल्ड्स डैश अशर्स इन पर्सियन हिस्ट्री। इसमें जो होगा आपका बी राइट हो जाएगा, सोहराब एंड रुस्तम। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो अर्नोल्ड की सोहराब और रुस्तम है इन पर्सन हिस्ट्री, अशर्स इन पर्सनल हिस्ट्री एन एपिसोड इज ए नैरेटिव पोएम विद स्ट्रॉन्ग ट्रेजिक थीम, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1853। 1853 में ये पब्लिश हुई थी आपकी। नेक्स्ट देखिए 36। डियर लाइव्स मोर फेथ इन ऑनेस्ट डाउट, बिलीव मी देन इन हाफ द क्रीड्स। दीज लाइन्स ऑकर्स इन, ये लाइनें आपकी कहाँ से ली गई हैं, आइडियल्स ऑफ द किंग, मॉर्टडी ऑर्थर, यूलाइसिस या फिर इन मेमोरियम। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका इन मेमोरियम। इन मेमोरियम से ली गई लाइनें हैं ये। और जो आपका इन मेमोरियम है ये आपका अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है। इसको उन्होंने 1849 में कंप्लीट किया और 1850 में फिर ये पब्लिश हुआ था। इन मेमोरियम इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सोरो बाय टेनिसन एट द डेथ ऑफ। इन मेमोरियम जो है ये एक दुख की अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन ऑफ सोरो है टेनिसन के द्वारा। किसकी डेथ पर है ये, मतलब किसकी डेथ पर इन्होंने लिखा था इन मेमोरियम, किसको डेडिकेट किया था। देखिए ऑर्थर हेनरी हॉलम, जॉन कीट्स, एडवर्ड किंग या फिर ऑर्थर ह्यूज क्लब। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका ए, ऑर्थर हेनरी हॉलम। फ्रेंड थे इनके जिनकी डेथ पर इन्होंने ये जो पोएम थी इन मेमोरियम लिखी थी। नेक्स्ट देखिए ब्रेक 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 वॉज रिटन ऑन द डेथ ऑफ। ब्रेक 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 जो है ये किसकी डेथ पर लिखी गई, तो ये आपकी ऑर्थर हेनरी हॉलम, ये भी इन्हीं की डेथ पर लिखी गई थी और ये भी टेनिसन के द्वारा ही लिखी गई पोएम है। ओके, जो ब्रेक 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 है ये इनकी पोएम थी टेनिसन की, जो इन्होंने 1835 में जो है लिखी और पब्लिश की इन्होंने 1842 में पब्लिश हुई है। और एक एलेजी है जो ऑर्थर हेनरी हॉलम पर इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट देखिए 39। विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स ब्रिंग्स आउट द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज ऑफ डेविड कॉपरफील्ड डिटरमाइंड बाय द मेजोरिटी ऑफ डिकेंस स्कॉलर्स। यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका ए, ऑटोबायोग्राफिकल। ओके, फिर है 40। डिकेंस ए टेल ऑफ टू सिटीज रेफर्स टू। डिकेंस का जो ए टेल ऑफ टू सिटीज़ है ये किसको रेफर है, तो ये आपका पेरिस एंड लंदन। जो टेल ऑफ टू सिटीज़ है इसमें टू सिटीज़ को शो किया गया है और ये टू सिटीज़ कौन सी थी आपकी, पेरिस एंड लंदन। जो ए टेल ऑफ टू सिटीज़ है एक हिस्टोरिकल नॉवेल है जो चार्ल्स डिकेंस ने 1859 में लिखा था, हिस्टोरिकल नॉवेल। और ये लंदन और पेरिस में सेट है बिफोर द ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था उसके पहले। नेक्स्ट देखिए पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच। आपको यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच को पॉइंट आउट करना है। योंडर कम्स द पावरफुल किंग ऑफ डे रिजॉइंग इन द ईस्ट। यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका
पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे यूज़ हुआ है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द फिगर ऑफ स्पीच इन प्लग फ्रॉम द मेमोरी ए रूटेड सोरो इज। तो देखिए 42 का करेक्ट आपका क्या होगा, यहाँ पे इसमें होगा डी, हाइपरबल यहाँ पे यूज किया गया है। ओके 43 देखिए, द फिगर ऑफ स्पीच इन द होली टाइम इज क्वाइट एज ए नन इज। द होली टाइम इज क्वाइट एज ए नन इज, यहाँ देखिए एज यूज हुआ है, तो आप एकदम से पहचान सकते हैं यहाँ पे सिमली को यूज किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका। ओके इसमें जो सिमली में होता है कंपैरिजन किया जाता है टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स में विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। ओके टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होती हैं, दो अलग अलग चीज़ें जिसमें कम से कम एक पॉइंटर सिमिलर हो, उसमें आप सिमली में उनकी कंपैरिजन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग। इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच फाइंड करना है। यहाँ पे भी टू एर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है आपका एंथेसिस। ऑप्शन नंबर ए इसमें हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट देखिए, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज। इनमें आपको बताना है ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। देखिए यहाँ पर जो है 45 में आपका हाइपरबल यूज़ हुआ है, बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है कि अरेबिया जो सारे के सारे परफ्यूम्स है अरेबिया के, विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। ओके नेक्स्ट देखिए, शेक्सपियर क्या थे आपके, तो ये थे आपके ए रेनेसा प्ले राइट थे ये आपके जो शेक्सपियर थे, और इनका बर्थ आपका 1564 में हुआ और डेथ इनकी 1616 में हो गई थी। 47 शेक्सपियर क्या थे, देखिए शेक्सपियर में जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी, न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ओके फिर है 48 शेक्सपियर वॉज बोर्न इन। शेक्सपियर देखिए मैंने अभी आपको बताया शेक्सपियर कब पैदा हुए थे, तो ये हुए थे 1564 में। ओके यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 49 देखिए, cowards die many times before their deaths, the valiant never taste of death but once, these lines have been taken from। ये लाइनें आपकी कहाँ से ली गई हैं, तो देखिए लाइनें जो हैं आपकी जूलियस सीजर की लाइनें हैं। ठीक है cowards die many times before their deaths, जो कायर लोग होते हैं वो अपनी मौत से पहले कई बार मरते हैं। ओके एंड द वैलेंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस, और जो बहादुर लोग होते हैं वो कभी भी जो डेथ होती है उसको टेस्ट नहीं करते, बस एक बार ही करते हैं। ओके और तो जूलियस सीजर से ये लाइनें ली गई हैं जो आपका शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, और इस प्ले में जो सीजर होता है वो वो बोलता है कलपुर्निया को ये लाइनें। नेक्स्ट देखिए, इमोशंस रिफ्लेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, द प्रोफाउंड फिलोसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वॉज रिजेक्टेड बाय। तो यहाँ पे करेक्ट होगा आपका बी, यानी कि टी.एस. इलियट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लिरिकल बैलेट्स अपीयर्ड विद। लिरिकल बैलेट्स किसके साथ अपीयर्ड हुए थे आपके, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो होगा डी, 4 पोएम्स बाय कॉलरिज एंड 19 बाय वर्ड्सवर्थ। ये एक जो था 23 पोएम्स का एक कलेक्शन था लिरिकल बैलेट्स जो 1798 में आया था। ओके और इसमें 4 पोएम्स जो थी कॉलरिज की थी और आपकी बाकी जो 19 थी वो वर्ड्सवर्थ की थी। नेक्स्ट देखिए, हु स्टेट्स दीज वर्ड्स फॉर शेक्सपियर। किसने ये वर्ड्स शेक्सपियर के लिए बोले, साल ऑफ द एज, द एप्लाउज डिलाइट द वंडर ऑफ आवर स्टेज। जो लाइनें हैं आपकी दी गई ये बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के बारे में बोली थी। ओके नेक्स्ट देखिए, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज इट। लाइनें पढ़नी है और आपको क्वेश्चंस के आंसर करने। ओ जूलियस सीजर, दाउ आर्ट माइटी यट, thy spirit walks abroad and turns our swords in our own proper entrails. What is the essence of this statement? इस स्टेटमेंट का जो सार है वो क्या है, तो यहाँ पर देखिए जो लाइनें हैं आपकी इनका मीन्स क्या है। ठीक है
तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, सीजर वॉज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ। इन लाइनों में कहा गया है कि सीजर जो था वो अपने डेथ के बाद भी अभी तक शक्तिशाली है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 54, हु इज द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। शेक्सपियर के टेम्पेस्ट में हीरोइन कौन थी? तो ये थी आपकी मिरांडा। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मिरांडा जो थी प्रोस्पेरो की डॉटर थी और ये प्ले की हीरोइन होती है। नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ हर वर्क्स डज वर्जीनिया वुल्फ इन्वेंट द फिक्शनल कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स सिस्टर नेमिंग हर। अपने कौन से वर्क में जो वर्जीनिया वुल्फ है वो इन्वेंट करती है फिक्शनल कैरेक्टर शेक्सपियर का, कि शेक्सपियर की सिस्टर का नेमिंग हर। क्या होता है उसका नाम? तो ये होता है डी, ए रूम ऑफ वंस ओन, यानी कि जोड़ित। ओके, जोड़ित होता है ये नाम इसका। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ दीज ट्रैवल पोएम्स बिलोंग्स टू विलियम वर्ड्सवर्थ। इनमें से कौन सी पोएम जो है विलियम वर्ड्सवर्थ को बिलोंग करती है, कौन सी ट्रैवल पोएम? तो ये है आपकी डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। डेस्क्रिप्टिव स्केचेस जो है इनकी ट्रैवल पोएम्स है जो बिलोंग है वर्ड्सवर्थ से, और ये इन्होंने 1793 में लिखी थी। नेक्स्ट देखिए 57, ए वॉयलेट बाई ए मॉसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई इज ए कोट फ्रॉम द। तो यहाँ पर राइट होगा आपका द लूसी पोएम्स। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, शेक्सपियर इनकॉर्पोरेट्स लिवीज अकाउंट ऑफ टार्क्विन्स लस्ट इन ए नैरेटिव वर्क कॉल्ड। क्या कहा गया इसको? तो यहाँ पे करेक्ट होगा आपका द लेप ऑफ लुक्रेसी। ओके, 58 में आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेप ऑफ लुक्रेसी जो है शेक्सपियर ने 1594 में लिखी थी और ये इनकी एक नैरेटिव पोएम थी। ये जो पोएम है इनकी, इसमें 1855 लाइन्स है एंड 265 स्टांजास है, डिवाइडेड है इसमें। नेक्स्ट देखिए, हु सेड इट, हाउ पुअर आर दे दैट दे हैव नॉट पेशेंस, व्हाट वाउंड डिड एवर हील बट बाय डिग्रीज। ये जो लाइनें हैं किसके द्वारा लिखी गई है, सॉरी किसने बोली है? हु सेड इट, किसने ये लाइनें कही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा आपका सी हो जाएगा, इयागो के द्वारा ये लाइनें बोली गई है ओथेलो नाम की ट्रेजेडी में। ठीक है, और जो शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। ओथेलो जो थी वो आपकी 1604 में आई थी। ओके, नेक्स्ट देखिए, द प्रेल्यूड बाय वर्ड्सवर्थ वॉज पार्ट ऑफ ए वास्ट वर्क विच वॉज टू बी कॉल्ड। जो प्रेल्यूड थी वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई, ये एक पार्ट थी, एक वर्क का बहुत बड़ा हिस्सा था ये। तो वो वाला वर्क आपको बताना है कि कौन सा था। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा द रिक्लूज। द रिक्लूज का ये पार्ट था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 61, इन 1805 वर्ड्सवर्थ विच पोएम वॉज रिटन। 1805 में वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम थी जो लिखी गई थी? टिंटन एबी, प्रेल्यूड, द लूसी पोएम्स या फिर सॉलिटरी रीपर। तो देखिए ये थी इनकी जो 1805 में लिखी गई थी द प्रेल्यूड। द प्रेल्यूड को उन्होंने 1805 में लिखा, बट ये अपने लाइफ टाइम में इसको पब्लिश नहीं करा पाए थे। एंड आफ्टर हिज डेथ जो उनकी वाइफ थी मैरी, उन्होंने इसको पब्लिश कराया 1850 में। नेक्स्ट देखिए, शेक्सपियर्स रोड। शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स लिखे हैं बताना है आपको। 154, 145, 451 या फिर 26। तो शेक्सपियर ने अपने लाइफ टाइम में 154 सोनेट्स लिखे थे। उनमें से कुछ इनके डार्क लेडी को डेडिकेट किए गए हैं और कुछ इनके एक थे अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, उनको उन्होंने डेडिकेट किए थे। नेक्स्ट देखते हैं, शाइलॉक इज ए कैरेक्टर इन। जो शाइलॉक है वो एक कैरेक्टर है कौन से प्ले में इनके, शेक्सपियर के? तो इसमें राइट होगा आपका बी, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में आपको शाइलॉक नाम का कैरेक्टर देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन एबी इज। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो टिंटन एबी है वो क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक लिरिक, ड्रामेटिक एपिक या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये है कि आपकी
ए ड्रामेटिक मोनोलॉग है टिंटन एबी वर्ड्सवर्थ का। 64 में आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ रिजाइडेड एट। अपनी डेथ से पहले वर्ड्सवर्थ कहाँ पर रहते थे बताना है। रेडल माउंट, ग्रासमेयर पर्सनवेज, डव कॉटेज या फिर एलन बैंक। तो अपनी डेथ से पहले ये रेडल माउंट में रह रहे थे। ओके, नेक्स्ट देखिए, वर्ड्सवर्थ पोएम मोस्टली डील्स विद। वर्ड्सवर्थ की जो मोस्ट पोएम्स हैं मोस्टली किससे डील्स करती हैं? पॉलिटिक्स, सिटी लाइफ, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ या फिर रिवोल्यूशन। तो इसमें राइट हो जाएगा आपका सी, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ से इनकी मोस्टली जो पोएम्स हैं वो डील करती हैं। नेक्स्ट देखिए, वर्ड्सवर्थ कंपोज्ड सम ऑफ हिज फाइनेस्ट पोएम्स ड्यूरिंग द ईयर। वर्ड्सवर्थ ने कंपोज की हैं अपनी फाइनेस्ट पोएम्स जो इनकी हैं कौन से ईयर के ड्यूरिंग, किस में इन्होंने की थी? तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका ए, 1798 से 99 के बीच में इन्होंने अपनी जो मोस्ट फाइनेस्ट इनकी जो फाइनेस्ट पोएम्स थी उनको इन्होंने जो था कंपोज कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, शेक्सपियर हैज़ मोस्टली यूज्ड इन हिज प्लेस। शेक्सपियर ने जो अपने मोस्टली प्लेस हैं इनके उसमें किस में लिखे हैं उन्होंने, क्या यूज़ किया है उसमें? हीरोइक कॉपलेट, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स या फिर स्पेंसरियन स्टांजा। तो ये इन्होंने इसमें अपनी मोस्टली जो पोएम्स है उसमें ब्लैंक वर्स को यूज़ किया है शेक्सपियर ने। और जो थे ये इनके जो लाइंस होती हैं इसमें अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर होती है, इसको ब्लैंक वर्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, द सॉलिटरी रीपर इज ए। सॉलिटरी रीपर क्या है? बैलेड, ऑड, ड्रामा या फिर पास्टोरल। तो जो आपका सॉलिटरी रीपर है ये एक बैलेड है आपका जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द प्लेस ऑफ सॉलिट्यूड दीज लाइन्स ओकर इन। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? क्वेश्चन नंबर 70 में जो करेक्ट हो जाएगा वो होगा आपका बी, डैफोडिल्स की ये लाइनें हैं। ओके, और डैफोडिल्स आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई पोएम है। नेक्स्ट देखिए 71, कैलिबन। एक कैरेक्टर का नाम है कैलिबन, ये आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके रिगार्डिंग करेक्ट है। इज़ द हीरो ऑफ द प्ले द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट प्ले का हीरो है ये। मैरिड प्रोस्पेरोस डॉटर इन द टेम्पेस्ट या फिर टेम्पेस्ट में जो प्रोस्पेरो हो उसकी बेटी से शादी करता है। किल्ड प्रोस्पेरो इन द टेम्पेस्ट या फिर इज़ द विलेन इन द टेम्पेस्ट। तो जो आपका कैलिबन है ये आपका विलेन है द टेम्पेस्ट प्ले में जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। इनमें से कौन सी वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई पोएम है? तो देखिए आपका ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, डैफोडिल्स। डैफोडिल्स इनकी सबसे मतलब मोस्ट फेमस पोएम है इनकी, सभी जानते होंगे इसको, और ये इनके द्वारा लिखी गई है। बाकी इनके 3 वर्क नहीं है इनमें से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 73, ऑफिलिया इज़ द बिलव्ड ऑफ। ऑफिलिया किसकी प्रेमिका होती है? तो ये आपके हेमलेट की प्रेमिका होती है ऑफिलिया। 73 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ कंसीडर्ड हिज ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक। विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम है जो मानी जाती है उनकी ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक, उसको माना जाता है? तो ये है इनकी द प्रिल्यूड जो उनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। नेक्स्ट देखिए, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर पोर्ट्रेज द कैरेक्टर ऑफ मालवोलियो। शेक्सपियर का के कौन से प्ले में जो मालवोलियो है उसका कैरेक्टर को पोर्ट्रेज किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट 12th नाइट। 12th नाइट में जो है मालवोलियो का कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया गया है। नेक्स्ट देखिए, द कैरेक्टर बॉटम अपीयर्स इन द फॉलोइंग शेक्सपियरियन कॉमेडी। जो कैरेक्टर है बॉटम वो शेक्सपियर की कौन सी कॉमेडी में अपीयर होता है? बॉटम नाम का कैरेक्टर, एज यू लाइक इट, 12th नाइट, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम या फिर ए कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका ए मिडसमर नाइट ड्रीम्स। इसमें बॉटम नाम का कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए,
इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ राइट्स कम फोर्थ इन टू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, द टेबल टर्न्स से लाइनें ली गई है। ओके, नेक्स्ट देखिए, द करेक्ट स्पेलिंग इज, पेन ट्रेबल की आपको करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, PENETRABLE, पेन ट्रेबल। ओके, नेक्स्ट देखिए, द करेक्ट स्पेलिंग इज पर्स। पर्स की जो आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी है, तो ये हो गया आपकी ऑप्शन नंबर बी, PIOUS। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं आपका 80 से 84 में आपको डायरेक्शंस दिए गए हैं जो है आपको फिल करना है सेंटेंस में। देखिए, शी विल नॉट कम इफ़ इट डैश, यहाँ पे आपको फिल करना है क्या आएगा। देखिए, जब कोई सेंटेंस आपका फ्यूचर की बात कर रहा है और उसमें दो काम हो रहे हैं देखिए, शी विल नॉट कम, वह नहीं आएगी, इफ़ इट रेन, ठीक है, मतलब बारिश की बात हो रही है कि यदि बारिश आई तो वह नहीं आएगी। तो जब इस तरह का सेंटेंस आपको दिया गया है, कंडीशनल सेंटेंस फ्यूचर का, तो उसमें जो पहले वाला होने वाली जो घटना है, जैसे कि बारिश आएगी, तो आपका प्रेजेंट में चला जाता है। यहाँ पे आपका रेन्स करेक्ट हो जाएगा, शी विल नॉट कम इफ़ इट रेन्स। ओके, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 81, ए टीचर एंड ए लीडर डैश डाइड। देखिए, यहाँ पर दो आपके नाम जुड़े हुए हैं एंड से। देखिए, एक टीचर एंड ए लीडर, दोनों ही अलग अलग पर्सन है, एक ये और एक ये, टीचर एंड लीडर अलग अलग दो पर्सन है। तो इसलिए यहाँ पर आपका जो है प्लूरल वर्ब आपकी यूज़ होगी, इसलिए 81 में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ए टीचर एंड ए लीडर हैव डाइड। ओके, नेक्स्ट देखिए, ईदर द फादर और द चिल्ड्रन। देखिए, यहाँ पर आपका सेंटेंस ईदर और से जुड़ा हुआ है। देखिए, ईदर और, नीदर नोर, जब आपका ये ऐसे सेंटेंस होता है तो आपकी जो वर्ब आती है वो आपकी बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ पर देखिए 82 में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ए हो जाएगा, ईदर द फादर और द चिल्ड्रन आर कमिंग। नेक्स्ट देखिए 83, हिज रूड बिहेवियर इज ए डैश हिज ऑर्गेनाइजेशन। उसका जो रूड बिहेवियर है उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, डिस्ग्रेस। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रेपोजिशंस एक तरह से वो करनी है इसके लिए फाइंड, कौन सी इसके लिए सुटेबल रहेगी। तो देखिए, हिज रूड बिहेवियर इज ए डिस्ग्रेस टू हिज ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, नो चाइल्ड इज डैश अंडरस्टैंडिंग, वन हैज़ टू वेट एंड प्रोवाइड प्रॉपर गाइडेंस। कोई भी जो बच्चा होता है वो डल नहीं होता अंडरस्टैंडिंग में, वन हैज़ टू वेट एंड प्रोवाइड प्रॉपर गाइडेंस। किसी को भी एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है प्रोवाइड करने की। ओके, तो यहाँ पर आपका डल इन यूज़ होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका 84 क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं 85 एंड 86 में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको दिए गए हैं। देखिए, तो आपको राइट ऑप्शन जो है चूज़ करके करना है इसमें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, माई फ्रेंड सेड आई एम लीविंग टूडे। मेरे दोस्त ने कहा आई एम लिविंग टूडे, कि मैं आज जा रहा हूँ। तो इसको आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है सेंटेंस को। तो देखिए, यहाँ पे 85 में जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका डी, माई फ्रेंड सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, यहाँ पे दैट लगाएंगे और जो आपका फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर लड़का है तो यहाँ पर ही यूज़ करेंगे और एम आपका वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा। ही वॉज लिविंग टूडे को हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ये आपका दैट डे बन जाता है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई शैल अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ दियर सक्सेस, ही सेड। तो देखिए, यहाँ 86 में भी आपका हम इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ही सेड दैट, उसने कहा कि, ही सेड आपने यूज़ किया, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट यूज़ किया फिर से, और आई को आपने फिर से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करके ही में कर दिया। और यहाँ पे देखिए शैल, क्योंकि वहाँ आई के साथ शैल यूज़ हुआ है तो आप ही के साथ विल यूज़ करेंगे। इसके अकॉर्डिंग आपका वुड हो गया ये, क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ही वुड अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ योर सक्सेस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, द मीनिंग ऑफ द ईडियम वॉक ए टाइट रॉप इज। देखिए, यहाँ पे ईडियम दिया गया है और इसका मीनिंग आपको बताना है, वॉक ए टाइट रॉप।
वॉक ए टाइट रोप का मीनिंग क्या होता है? टू बी फोर्स्ड टू लीव योर जॉब, टू बी रेडी टू फॉल, टू एक्ट वेरी केयरफुली, या फिर टू इन्वाइट डेंजर। तो देखिए 87 का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, टू एक्ट वेरी केयरफुली। ठीक है, बहुत ही सावधानीपूर्वक कार्य को करना, उसको बोलते हैं वॉक ए टाइट रॉप। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा आपका करेक्ट नहीं है? विद रेफरेंस टू नरेशंस, नरेशंस के रेफरेंस में। देखिए फर्स्ट में क्या दिया है, इन चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज। देखिए यहाँ पर नोट करेक्ट आपको बताना है कौन सा है। इसमें से 3 सेंटेंस आपके करेक्ट दिए गए हैं और आपका एक नोट करेक्ट दिया गया है। ठीक है, तो देखिए आपका बिल्कुल सही है, रिपोर्टेड स्पीच उसकी चेंज नहीं होती जब रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो आपकी। ठीक है, सेकंड देखते हैं, इन इनडायरेक्ट वी यूज़ कंजक्शन दैट टू कनेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, जब कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस होता है उसकी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट करने के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके वहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम एंड प्लेस आर चेंज्ड इनटू वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस। जो वर्ड्स दिए गए होते हैं पास की चीज़ें दर्शाने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए, मतलब टाइम और प्लेस को, उसको जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो आपका डिस्टेंस एक्सप्रेस करते हैं। ये भी आपका राइट है। डी देखते हैं, इन चेंजिंग इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस इनटू आस्क्ड और इंक्वायर्ड। इसने कहा है कि जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब भी आपकी चेंज हो जाती है आस्क्ड और इंक्वायर्ड में। तो आपका बिल्कुल रॉन्ग है, सब में ऐसा नहीं होता है। ये आस्क्ड और इंक्वायर्ड ओनली जो इंटरोगेटिव सेंटेंस आपके होते हैं उन्हीं में चेंज होता है। तो इसलिए आपका नोट करेक्ट यहाँ पे पूछा था, आपका डी ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये आपका नोट करेक्ट दिया गया है। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि और की भी हेल्प हो सके कुछ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जो लोग चैनल पर नए हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ करेक्ट स्पेलिंग? इनमें से कौन सी स्पेलिंग आपकी करेक्ट है यहाँ पे बतानी है। कनकॉमिटेंट, कनकॉमिटेंट की आपके स्पेलिंग बतानी है कौन सी करेक्ट है। तो यहाँ पर 89 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा CONCOMITANT। ये वाली स्पेलिंग आपको यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी और इसका मीन्स होता है आपका संलग्न किसी चीज़ से, यानी कि जुड़ा हुआ भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 90, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इंग्लिश ग्रामर? इंग्लिश ग्रामर के रेफरेंस में इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है करेक्ट नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी, लेट इज ऑलवेज फॉलोड बाई ए सब्जेक्ट। लेट जो होता है ऑलवेज सब्जेक्ट से फॉलो किया जाता है, ये बिल्कुल रॉन्ग है और आपको नोट करेक्ट यहाँ पे बताना था। बाकी देखिए तीनों ऑप्शंस में क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन विच बिगन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यू। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें कार्य होता है जो पास्ट में आपके शुरू हुआ था और अभी तक भी चल रहा है। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी देखिए, व्हेन टू नाउन्स आर क्वालिफाइड बाय ईच और एवरी दे रिक्वायर ए सिमिलर वर्ब। जब कोई दो नाउन्स जो है ईच और एवरी से जुड़े हों तो ठीक है, उसमें आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही है। ईच एंड एवरी के साथ हमेशा ही जो वर्ब होती है वो सिंगुलर ही आती है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ वन ऑफ इज़ यूज्ड एज ए सब्जेक्ट इट टेक्स ए सिंगुलर वर्ब। जब आपका सब्जेक्ट के साथ आप वन ऑफ यूज़ करते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब लेता है, ये भी बिल्कुल राइट है। वन ऑफ के साथ आप हमेशा ही प्लूरल जो है, प्लूरल तो आप नाउन यूज़ करेंगे बट वर्ब आपकी सिंगुलर ही आएगी। ठीक है, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें करेक्ट नहीं है, यहाँ पे भी सिलेक्ट करना है आपको। तो देखिए, ए प्रोपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर, सही है बिल्कुल। जब प्रोपर नाउन हम कोई लिखते हैं, किसी का नेम हो, किसी कैपिटल का या किसी सिटी का नेम हो, किसी का कोई रिवर माउंटेन, किसी का भी प्रॉपर नाउन कोई कुछ भी हो सकता है वो, हम उसको ऑलवेज उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल ही रखते हैं हम उसको। बी देखते हैं, पर्सनल प्रोनाउन इन ऑब्जेक्टिव केस इज ए प्रोनाउन यूज्ड एज ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। ये वाला भी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है।
वी यूज़ द मॉडल कैन टू मेक जनरल स्टेटमेंट्स अबाउट व्हाट इज़ पॉसिबल। हम मॉडल कैन को उस स्टेटमेंट के साथ यूज़ करते हैं जहाँ पर जो कुछ पॉसिबल हो, ठीक है। डी, एन एडवर्ब नेवर कम्स बिटवीन ए वर्ब एंड इट्स सब्जेक्ट। एक एडवर्ब जो है कभी भी नहीं आ सकता वर्ब और उसके सब्जेक्ट के बीच में, ऐसा नहीं है। ये आपका बिल्कुल रॉन्ग सेंटेंस है। एडवर्ब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आ सकता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, द सेंटेंस दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बोर्न इज। जो सेंटेंस है दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बोर्न इन, तो यह कौन किस तरह का सेंटेंस है? सिंपल, कॉम्पाउंड, कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो 92 में जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा सी, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है आपका, ओके। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। इसमें से कौन सा वर्ड है जो एक मिसस्पेल्ड दिया गया है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए, एमेच्योर, ये स्पेलिंग आपकी जो है मिसस्पेल्ड है। बाकी सेंट, कॉप्स और सीस आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है। ये बोलते हैं आप सुगंध को, कॉप्स आपके बोलते हैं लाश को, और सीस आपको पता ही है घेराबंदी। 94 देखिए, अनरफल्ड मीन्स। अनरफल्ड का मीन्स क्या होता है? देखिए ये बोलते हैं आप शांत या फिर जो बेहरकत हो बिल्कुल, उसको बोलते हैं आप अनरफल्ड, और इसका मीन्स हो जाएगा आपका यहाँ पे काम। डी ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल आपको पता ही है, साधारण कोई चीज़ हो उसको बोलते हैं इंडिफरेंट, यानी कि अब बिल्कुल अलग ना हो, एक जैसा, ठीक है। और स्लगिश बोलते हैं आलसी या मंद को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 95, फेलाइन मीन्स। फेलाइन का मीन्स क्या होता है? तो इस फेलाइन बोलते हैं बिल्ली के जैसा कुछ, उसको बोलते हैं फेलाइन, और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका कैट लाइक, ओके। फेमिनाइन बताइए आपको। फेरोशियस, फेरोशियस का मीन्स होता है खूंखार, किसी को खूंखार जो होता है वो उसको बोलते हैं फेरोशियस। एंड अगली एंड क्लमसी आपको पता ही है, भद्दा और गंदा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 96, सेलेक्ट द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट किसको बोलते हैं? कॉन्फिडेंट का मीन्स होता है आत्मविश्वासी, जिसको खुद पर भरोसा हो वो होता है कॉन्फिडेंट। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अनश्योर, अनश्योर, क्योंकि यहाँ पे आपको अपोजिट मीनिंग बताना था, ना कि सिनोनिम यहाँ पे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97, नमन वॉज वेसेक्स्ड डैश हिज ब्रदर्स बिहेवियर, ठीक है। नमन वॉज वेसेक्स्ड डैश हिज ब्रदर्स बिहेवियर, तो यहाँ पे 97 का करेक्ट हो जाएगा आपका ए, यानी कि एट। नमन वॉज वेसेक्स्ड एट हिज ब्रदर्स बिहेवियर। नेक्स्ट देखिए, सी कंटिन्यू टू स्माइल डैश हिज वार्निंग, वह उसकी वार्निंग के बाद भी कंटिन्यू ही स्माइल करती रही, ठीक है। तो यहाँ पे 98 का जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि एट, स्माइल एट हिज वार्निंग्स। नेक्स्ट देखिए, द ओनर ऑफ द हाउस डैश द रूम, जो हाउस के ओनर थे उन्होंने रूम में एंटर किया, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी, एंटर्ड। द ओनर ऑफ द हाउस एंटर द रूम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 100, दिस बुक कंसिस्ट्स डैश 20 चैप्टर्स, इस बुक में आपके 20 चैप्टर्स कंसिस्ट है, इनके निहित है। तो देखिए 100 का राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि ओ, दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 20 चैप्टर्स। नेक्स्ट देखिए, ही डैश द नीड ऑफ मनी इन लाइफ, उसको अपनी लाइफ में मनी की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पे 101 में आपका करेक्ट हो जाएगा, जिनके डी, एम्फेसाइज्ड, ही एम्फेसाइज्ड द नीड ऑफ मनी इन लाइफ। देखिए अब आपका 102 से 106 तक आपके पैसेज से क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। आपको एक पैसेज दिया गया है, और आपके जो एग्ज़ाम है उसमें आपको पैसेज दिया हुआ होता है हमेशा ही, और उसमें से आपको जो है आंसर्स फाइंड करने होते हैं किसी भी जो आपको उनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपको अपना माइंड उसमें वहाँ पे यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी, जो भी आपको पैराग्राफ में पूछा गया है या फिर कहा गया है उसी के अकॉर्डिंग, भले ही वो बात आपकी गलत ही क्यों ना हो, बट जो पैराग्राफ में जो सेंस निकल रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे वहाँ पे, ओके। तो देखिए अब यहाँ पे आप एक बार वीडियो को पॉज करके जो पैराग्राफ दिया गया है आपको उसको आप रीड जरूर कर लें, उसके बाद आप क्वेश्चंस को देखें एक बार, ठीक है। यहाँ पे आपका पैराग्राफ जो है ख़त्म होता है रॉकिंग चेयर तक, ठीक है। आप इसके आंसर्स बता देते हैं एक बार।
102 में देखिए, द ब्रो ऑफ द कंजूरर वॉज क्लाउडेड विद ए गैदरिंग फ्राउन, द सेंटेंस मीन्स दैट द कंज्यूरर। तो 102 का करेक्ट हो जाएगा आपका सी, वॉज रादर एंग्री। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 103, द एग ट्रिक वॉज रूइंड, दिस मीन्स दैट जो एग ट्रिक थी वो रूइंड हो गई, यानी कि बर्बाद हो गई। और इसका मतलब क्या था? तो इसका मतलब था बी, पीपल वर्क अनकन्विंस्ड। पीपल जो थे, इस मतलब कि पीपल जो थे वहाँ पे उनको विश्वास नहीं था, वो अनकन्विंस्ड थे। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्विक मैन द कंज्यूरर, क्विक मैन के अकॉर्डिंग जो कंज्यूरर था वो, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, हैड थिंग्स इन द लार्ज स्लीव ऑफ हिज कोट। ठीक है, उसने अपनी कोट की जो लार्ज स्लीव्स थी उसमें चीज़ों को छुपा रखा था। नेक्स्ट देखिए, द ऑथर बिलीव्स दैट द क्विक मैन वॉज रियली, जो ऑथर है उसको विश्वास है कि जो क्विक मैन था वो क्या था रियली में, वास्तव में क्या था वो। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वो क्लेवर था, बहुत चतुर था। ओके, नेक्स्ट देखिए, द कंज्यूरर एक्सट्रैक्टेड 17 eggs फ्रॉम द हेड ऑफ, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका सी, वन जेंटलमैन फ्रॉम द ऑडियंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 170 से 107 से 19 तक आपको जो है इनकी मीनिंग्स आपको बताने हैं। ठीक है, मतलब क्लोजर मीनिंग बताना है, इसका मतलब आपको सिनोनिम फाइंड करना है। यहाँ पे 107 देखिए, फोर्थ राइट का आपको ऑप्शन बताना है क्या होता है। और फोर्थ राइट का मीनिंग होता है ऑनेस्ट एंड साउथ स्पोकन, यानी कि स्पष्टवादी या मुंहफट आप इसको बोल सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 108, रिप्रीमाइंड। रिप्रीमाइंड का मीन्स क्या होता है यहाँ पे? तो इसका मीनिंग होता है रिब्यूक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, रिब्यूक उसको बोलते हैं आप, और इसका मीन्स होता है फटकारना या फिर डांटना। नेक्स्ट देखिए, पंक्टिलियस। पंक्टिलियस किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं आप केयरफुल, किसी की देखभाल करना या फिर बहुत ही शिष्टाचारी व्यक्ति जो उसको बोलते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 110 से 114 तक फिर से आपको जो है पैराग्राफ रीड करके आंसर करने हैं। ये लीजिए, फिर से आपके लिए पैराग्राफ हाजिर है, आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार या फिर वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर लें, और आफ्टर दैट यू कैन गिव द आंसर्स द क्वेश्चंस। कि टीजीटी वाले एग्जाम में अगर आपको कोई पैराग्राफ दिया जाता है वो थोड़ा इजी होता है और थोड़ा छोटा भी होता है, बट पीजीटी में आपको लॉन्ग पैराग्राफ दिया जाता है और आपका काफ़ी थोड़ा टफ भी रहता है उसको थोड़ा सा लेवल ना, इसलिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाना है। ठीक है, देखिए यहाँ तक आपका पैराग्राफ दिया गया है। 110 का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं आप, वाई हु डू यू थिंक इज़ द ऑथर ऑफ द पैसेज। पैसेज के ऑथर आपको क्या लगता है कौन है? तो यहाँ पे करेक्ट होगा आपका बी, सोशल एक्टिविस्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट शुड फ्लैग बियरर्स ऑफ एनिशिएंट ट्रेडिशंस डू। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा सी, दे शुड अडेयर टू ट्रेडिशनल वेज कम्प्लीटली। ओके, 12 देखते हैं, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर शुड डिक्टेट हिज या हर एक्शन। यहाँ 112 का राइट हो जाएगा आपका ए, प्रेजेंट सिनेरियो। ओके, ये देखते हैं, व्हाट डू यू इन्फर बाय द टर्म नॉट जस्ट टॉक द टॉक बट वॉक द वॉक। यहाँ पर राइट होगा आपका ए, इट मीन्स नॉट जस्ट टॉकिंग बट डूइंग सम एक्शंस टू। ओके, 114 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वाई डू द डॉक्टर्स वेलकम द बैन। पैसेज के अकॉर्डिंग जो है डॉक्टर्स वेलकम द बैन, तो यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, फ्यूम्स फ्रॉम फायर क्रैकर्स टेक पॉल्यूशन लेवल बियॉन्ड सेफ लिमिट्स। नेक्स्ट देखते हैं 115 से 119 तक आपको एरर फाइंड करनी है सेंटेंस में। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है सेंटेंस, लेट्स ब्रिंग द डिस्कशन टू क्लोज या फिर नो एरर। तो देखिए सेंटेंस में जो है आपके सी पार्ट में जो है एरर हो जाएगी, लेट्स ब्रिंग द डिस्कशन। चलिए डिस्कशन जो है इसको लाते हैं कहाँ पर लाएंगे, क्लोज, क्लोज नहीं बोलेंगे इसको बोलेंगे कंक्लूजन, कंक्लूजन तक लाते हैं। लेट्स ब्रिंग द डिस्कशन टू कंक्लूजन, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे
एरर देखने को मिल जाएगी आपको। 116 देखते हैं, ईच ऑफ देम हैव अ डिफरेंट वर्जन ऑफ द क्राइम। तो देखिए यहाँ पर ईच ऑफ देम, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था सेंटेंस में कि ईच एंड एवरी के साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब ही फॉलो होती है, बट यहाँ पे इन्होंने हैव कर दिया है जो आपकी रॉन्ग है बिल्कुल, इसलिए आपके बी पार्ट में ही एरर हो जाएगा और यहाँ हैव की जगह आप हैज़ यूज़ करेंगे। ईच ऑफ देम हैज़ ए डिफरेंट वर्जन ऑफ द क्राइम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई एंड गोपाल वेंट टू द मीटिंग टुगेदर। आई एंड गोपाल फर्स्ट ऑप्शन में ही आपकी यहाँ पे एरर हो गई है। देखिए जब कोई भी फर्स्ट पर्सन होता है वो आपका जो है यहाँ पे दो नाउन एक साथ दिए गए हैं, तो यहाँ पर जब आपको कोई सही काम हो रहा है, आपको पता है कि सीक्वेंस चलता है 3, 2, 1 का, तो 3, 2, 1 थर्ड पर्सन सबसे पहले आएगा और फर्स्ट उसके बाद आएगा, इसलिए गोपाल इधर और ये आई इधर। ओके, तो राइट कैसे होगा सेंटेंस, गोपाल एंड आई वेंट टू द मीटिंग टुगेदर। ऑप्शन नंबर ए में आपके जो है एरर हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, लैटिन इज नॉट ओनली हार्ड टू राइट बट ऑल्सो टू रीड। लैटिन जो है केवल लिखने में ही हार्ड नहीं है बल्कि पढ़ने में भी है, तो इसलिए यहाँ देखिए नॉट ओनली और बट ऑल्सो से सेंटेंस जुड़ा हुआ है आपका, और ये जो है दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है दोनों साइड का, नॉट ओनली और बट आल्सो का बिल्कुल आगे पीछे से सेम रहता है। देखिए बट आल्सो है, टू रीड ओनली आपका इन्फिनिटिव्स के बाद यूज़ हुआ है, तो देखिए यहाँ पर नॉट ओनली जो है हार्ड के बाद आएगा या हार्ड पहले जाएगा। लैटिन इज़ हार्ड नॉट ओनली टू राइट। ओके, नॉट ओनली टू राइट होगा, इसलिए आपके ऑप्शन नंबर ए में ही एरर देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट 119, इन मोस्ट विलेजेस, ज़्यादातर विलेजेस में द रोड्स आर रफ इजंट इट। जो आपके गांव होते हैं उसमें जो रोड है रफ है या नहीं, तो यहाँ पर देखिए इजंट इट, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आपका वो आपका प्लूरल है, तो यहाँ पर भी आपका पजेसिव भी जो है प्लूरल यूज़ होगा। यहाँ पर इज़ नॉट इट की जगह यूज़ करेंगे आप आर नॉट। ठीक है, आर नॉट दे। वन 120 देखते हैं, द मीनिंग ऑफ एज फिट एज ए फिडल इज। जो मीनिंग है आपका एज फिट एज ए फिडल का बताना है, तो देखिए 120 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, इज़ इन एक्सीलेंट हेल्थ, यानी कि बहुत ही अच्छे जो स्वास्थ्य है उसमें, इसका मीन्स होता है एज फिट एज ए फिडल का। नेक्स्ट, द मीनिंग ऑफ पिलर टू पोस्ट इज। पिलर टू पोस्ट का मीनिंग क्या होता है आपका, तो देखिए वेंट टू पिलर्स, वेंट टू पोस्ट, वेंट टू मनी लैंडर या ट्राइड हिज बेस्ट, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा आपका डी, ट्राइड हिज बेस्ट। 122 देखिए, द मीनिंग ऑफ कीप एन आई इज। जो मीनिंग होता है कीप एन आई का वो क्या होता है, तो देखिए यहाँ 122 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका के टेक केयर ऑफ, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 123, द मीनिंग ऑफ क्लोज शेव। क्लोज शेव का मीनिंग क्या होता है, सीरियस एक्सीडेंट, क्लोज कॉलिशन, नैरो एस्केप या फिर डीप डेंट, तो 123 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका नैरो एस्केप, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 124 देखिए, द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन द मोर हेस्ट द लेस स्पीड इज। इस लाइन में कौन सा आपको फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलता है, सिमली, मेटाफोर या आयरनी या फिर एपिग्राम, तो देखिए यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, एपिग्राम। यहाँ पर इन वन लाइनों में आपका फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, देखिए 125, द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन बॉयज़ विल बी बॉयज़ इज। इन लाइनों में आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, बॉयज़ विल बी बॉयज़, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा एपिग्राम, यहाँ भी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ओके, तो फ्रेंड्स आज आपका प्रैक्टिस सेट 7 कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, प्रैक्टिस सेट 8 की।